चलिए तो हेडलाइंस के बाद शुरू करते खबरों का सिलसिला। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है, जिस पर सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसमें अब पार्टी के बड़े नेता भी कूद पड़े हैं। टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया अगर बड़े नेता होते तो ग्वालियर डबरा महापौर चुनाव नहीं हारते। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे। वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर हमला किया। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी कुछ भी कहते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर मैं अपनी ऊर्जा नहीं लगाता, क्योंकि कमलनाथ का काम सिर्फ कहना है, करना तो मुझे है। देखो वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है, करना मुझे है। प्रदेश की दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी से एमपी में सर्द मौसम के बावजूद राजनीति का पारा लगातार गर्म हो रहा है। नशा मुक्ति पर अपनी सरकार के खिलाफ बोलने के बाद अब उमा भारती ने अवैध रेत खनन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती ने ट्वीट कर चंबल नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने की मांग की है। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार सरकार और प्रशासन को अपने निशाने पर ली हुई हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने चंबल नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर ट्वीट किया है। उमा भारती ने ट्वीट कर बताया है कि मुरैना जिले के अजनौद गांव में अवैध उत्खनन हो रहा है, जहां से रेत निकाली जा रही। वहीं ये क्षेत्र घड़ियालों के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस पर रोक लगाने और सीएम से इस बारे में बात करने की बात भी लिखी है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी उमा भारती का समर्थन करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की मांग की है। उमा भारती ने जो कहा है वो सच्चाई है। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, भ्रष्टाचार समाप्त करने चाहते हैं तो आप जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी उचित सी जांच कराएं। उमा भारती के ट्वीट पर मुरैना के प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैंने प्रशासन को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन को निर्देश दिए हैं प्रभारी मंत्री के नाते अवैध उत्खनन न हो। अवैध खनन पर सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट के बाद सूबे की सियासत और गर्म हो गई है। छतरपुर वाले बागेश्वर सरकार को पहले चमत्कार की चुनौती दी गई, फिर दोनों पक्षों से दावे किए गए और अब सियासी तकरार होने लगी है। ये विश्वास है या अंधविश्वास है? विश्वास है। आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जो हुआ वो बिल्कुल सही बताया? हाँ, बिल्कुल सही बताया। मैंने जो सोचा था वही बताया मुझे। जो भी बोले सत्य है पूरा। अब गुरुदेव भगवान को मैं मानता हूँ, इसलिए बालाजी ने बुला ली। सज गया बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार, लगने लगी है भक्तों की अर्जियां। न कोई टोकन न कोई नंबर। ये नजारा है रायपुर के गुड़ियारी का, जहां छतरपुर वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती का जवाब देने बैठे हैं। रायपुर की चुनौती भी अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, खतरी बात है। हमें अपने इस पर भरोसा है, हम तुमको पीला करके भेजेंगे। दरअसल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार पर पाखंड का आरोप लगाया था और उन्हें चमत्कार की चुनौती दी थी। हालांकि बागेश्वर सरकार नागपुर में कथा पूरी कर रायपुर आ गए। यहां उन्होंने खुले दरबार में चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद आस्था और अंधविश्वास के इस मामले में सियासी तड़का लगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आरोप लगने के बाद वो बिस्तर बांधकर क्यों भागे? अगर सच्चाई है तो जवाब दे। इस सवाल का जवाब दिया बीजेपी ने और कहा कि बागेश्वर सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। 10 चीजें पास के रूम में रखेंगे, जो रूम बंद रहेगी, जहाँ रिकॉर्डिंग होगा कि कौन सी 10 चीजें हैं, उसका वो 10 चीजों का पूरा ब्यौरा दे। अगर वो 90% 2 बार करेक्ट रहे तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का प्राइज वो जीत सके। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है, प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। लाइमलाइट में आने के लिए जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और उनके खिलाफ जो नागपुर की समिति है केस रजिस्टर्ड कराने का काम करेगी।
बागेश्वर सरकार के दरबार में अनगिनत लोग जुटते हैं और बालाजी पर लाखों लोगों की अखंड श्रद्धा है। ऐसे में पाखंड के आरोपों को हजम कर पाना आसान नहीं है। एक तरफ आस्था और अंधविश्वास को तौला जा रहा है तो दूसरी ओर साइंस और शास्त्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले दिन अंबिकापुर में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे मोदी सरकार के जनहित के कामों को जिला, मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए। साथ ही पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक यहां रणनीति बनाई गई। अंबिकापुर में हो रही 2 दिनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का ये जमावड़ा। इस साल के आखिर में होने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले की सियासी कसरत है। पहले दिन की इस बैठक में ये तय हुआ कि बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल के कामकाज को लेकर मैदान में उतरेगी। योजनाओं को लेकर नीचे स्तर पर किस तरह से जाना, इसकी योजना रचना पर चर्चा हुई है और चुनाव की तैयारी की दृष्टि से योजना बनाकर काम करने का निर्णय हमने किया है। बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए, जिसमें पहला गुजरात चुनाव में अभूतपूर्व विजय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन था, तो दूसरा प्रदेश ने 100 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदने के लिए भी कार्य समिति ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। बैठक में G20 की अध्यक्षता और उसकी एक बैठक छत्तीसगढ़ में होने का अवसर देने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया। देश की कार्य समिति अलग अलग जिलों में है, जिला की बैठक अलग अलग मंडल में हो, मंडल की बैठक अलग अलग गांव में है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ही हमने तय किया। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और हमेशा इसी होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बीजेपी ने मिशन 2023-24 के तहत अब प्रदेश के सभी गांव और शहरों में बूथ स्तर तक पार्टी की बैठक करने और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही, लेकिन पार्टी के नेता इस बारे में बोलने से बचते रहे। 2003 में भी यहीं से आगाज हुई थी और हमने 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्र जीता था। अभी इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। और हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धि है, भूपेश बघेल सरकार की जो निष्क्रियता है और जो निकम्मापन है, जो उनकी असफलताएं हैं, उस पर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से वर्ष 2023 से इस वर्ष चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन मुद्दों पर आज बृहत रूप से चर्चा हुई है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 4 साल में जनता के विषय में होश नहीं आया और अब जब चुनाव सामने है तो अलग अलग जगह बैठक कर रहे हैं। अच्छी बात है, 4 साल तक उनको कोई होश रहा नहीं छत्तीसगढ़ की जनता के विषय में, और अब चुनाव सामने है तो अलग अलग जगह मीटिंग बैठकें कर रहे हैं। उनके मंत्री लोग आ रहे हैं, उनके एक से नहीं जमता तो फिर 2-4 महीने में दूसरा प्रभारी बदल जाता है। प्रदेश की कार्य समिति की बैठक के साथ ही बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन बैठकों से सूबे की सियासत में कितना बदलाव होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। खबर दतिया से, जहां पर सिंध नदी में आई भयानक बाढ़ के बाद सिंध नदी ने अपने आगोश में 3 बड़े बड़े पुल धराशायी कर बहा ले गई, जिसके गांव का आसपास से सड़क संपर्क भी टूट गया था, जिसके बाद यहां के लोग अब जान जोखिम में डालकर एक ओर से दूसरी ओर जाने को मजबूर हैं। जान है तो जहान है, ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा। दरअसल दतिया के लगभग 50 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी 1.5 साल पहले आई बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। सेवड़ा क्षेत्र की लॉज, टीमरपुर और रतनगढ़ माता जाने वाले मार्ग पर बसई मलिक के समीप बह रही सिंध नदी को पार करने के लिए लोग आज सुरक्षा के बीच नाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले से इस नाव में दर्जनों मोटरसाइकिलें रखी हैं, फिर उसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग को बिठाया जाता है। यदि धोखे से भी नाव पलट गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। पुल बनाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आने जाने में दिक्कत हो रही है आदमियों को। रोक लगाई गई है, लोगों को मना करते हैं, लोगों को सजग भी करते हैं। ये प्रशासन की चूक है, चर्चा करूंगा इस संबंध में, SDM साहब से भी करूंगा। और कम दूरी तय करने के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही आज सुरक्षा के बीच नदी को पार कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन इस बात से पूरी तरह बेखबर नजर आता है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी का मामला सरकारी फाइलों में दफन हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 379 ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना की दूसरी लहर में चोरी हो गए। इस मामले में कंपू थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। बावजूद इसके पुलिस इस मामले में अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ा पाई है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। यही वजह है कि पहली और दूसरी लहरों में इसकी चोरी और कालाबाजारी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी जय आरोग्य अस्पताल से बीते साल भर में करीब 379 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं। सिलेंडर चोरी के आरोपियों का खुलासा अब तक नहीं हो सका। इस मामले में ग्वालियर कलेक्टर का कहना है कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जाँच जारी है। जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो वहाँ से गायब होने की खबर आई थी, फिर हमने उसकी एफआईआर कर दी थी और अगली कोरोना वेव को निपटने के लिए नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने खरीद लिए थे। एक टैंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप शायद देख के आए हो, नहीं देख के आए तो आप देख के आइए, वहाँ पे लग गया है और एक 5 टन का और टैंक हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता भविष्य में पूरी तरीके से। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले में अब अस्पताल प्रबंधन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर सिक्योरिटी सब प्रबंधन के हाथ में है। ऐसे में इतनी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे चोरी हो सकता है? ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने के पीछे घोटाले की भी आशंका जताई जा रही है। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।